भगवान विष्णु जी क्या कहेंगे आप लोग बताइए। अगर शनि जी को कह देंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बहुत विषम प्रश्न था, लेकिन भगवान विष्णु जी हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा एक बात बता देते हैं शनि जी, आप जब जाते हैं, आप जब जाते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और जब लक्ष्मी जी आती है तो बहुत अच्छी लगती है। भाइयों बहनों, बात समझ में आई? बात समझ में आई है? आप जब लोग, लेकिन यहाँ से निवेदन कर रहे हैं, ये गुरुदेव का मंच है, यहाँ से कह रहे हैं कि आप लोग जब कलश यात्रा में जा रहे थे तो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और जब आप लोग कलश यात्रा लेकर के आए तो भी बहुत अच्छे लग रहे। इसलिए कि हमने ये कहा था, लेकिन आपने एक बार भी विचार नहीं किया और तत्काल सिर पर कलश को रख लिया। हमने ये कहा था कि फिर से आप इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, आरती के लिए नहीं कहा था। फिर से आप कलश यात्रा करेंगे तो आपने बिना हाँ कहे दिखा दिया कि देखिए अब सिर पर कलश लेकर के फिर से जाने के लिए तैयार है। ये गजब की भावना है भाइयों। आप जब जा रही थी तो भी वही उत्साह था, आई हैं वो भी तब भी वही उत्साह है। भाइयों बहनों, कलश देव की महिमा परंपार है, ये साधारण कलश नहीं। आप लक्ष्मी स्वरूपा, आपने जो सिर पर धारण किया कलश को, और भी कहते हैं कि कलश देव की महिमा बढ़ गई। एक बार सुना होगा आप लोगों ने कि समुद्र मंथन हुआ था, तो बहुत कुछ निकले थे उसमें से, बहुत कुछ निकला था, लेकिन बाद में जाकर क्या निकला था, उसका क्या नाम था, अमृत कलश। और चीजों के लिए लड़ाई नहीं हुई भाइयों बहनों, देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे। जो निकलता था उससे कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब अमृत कलश निकला तब उसके लिए संघर्ष क्या हुआ, होने लगा, जद्दोजहद होने लगी। हम लेंगे, हम लेंगे। भाइयों बहनों, 12 दिन तक हुआ। कितने दिन तक जद्दोजहद हुई? 12 दिन। 12। और कहते उसी जद्दोजहद में अमृत कलश से अमृत छलका, और कहां कहां गिरा मालूम है? 4 जगह पे। कहां कहां गिरा? एक तो उज्जैन में, एक प्रयाग में, एक हरिद्वार में, और एक नासिक में। 4 जगह। और उन चारों जगहों पर जो अमृत छलका, भाइयों बहनों, आज भी 12-12 वर्ष के बाद इन चारों जगहों में कुंभ का मेला लगता है, और अमृत स्नान करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। उसी ये अमृत कलश है भाइयों बहन, ये मानव जीवन को अमर बनाने वाला है। जन्म और मृत्यु तो ये तो भगवान की व्यवस्था है, लेकिन आदमी को ये अमर बनाने वाला है। ये कर्म की सुगंधी से व्यक्ति का जीवन अमर बन सकता है। मानव जीवन मनुष्यता के साथ जीने से कहते हैं अमरता को प्राप्त कर सकता है। उस अमरता को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का जो अमृत कलश है भाइयों बहनों, ये यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ ये अमृत कलश छलकेगा। ठीक है ना? छलकेगा कि नहीं छलकेगा? छलकेगा। और जो जो जागृत आत्मा होंगे उस अमृत को, बोलिए, लेंगे, और जो जागृत आत्मा नहीं होंगे वो तो सोए रह जाएंगे। ये 4 दिन निकल जाएगा भाइयों बहनों, फिर ये अमृत कलश आगे निकल जाएगा। समझदार वो लोग हैं जो समय को
पहचानते हैं। समझदार वो लोग हैं जो समझते हैं कि यहाँ पर 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है ना। समझदार वो हैं। साधारण वो लोग हैं जो सामान्य जीवन यापन करते हैं, लेकिन इसी सामान्य जीवन में अगर ऐसे अवसर पा करके इसमें भागीदारी कर लेते हैं तो वही असाधारण हो जाता है, वही जागृत आत्माओं का भाइयों बहनों कर्म हो जाता है, वही जीवन धन्य हो जाता है। ये मौका है, ये अवसर है। ये बार बार मिलता है क्या? बार बार मिलता है? खाना कमाना, परिवार की देखभाल करना, नौकरी और दुकान चलाना, ये तो जीवन का है ही दस्तूर, ये तो करना ही है। लेकिन ऐसे आयोजन तो बार बार होते नहीं है ना, इसमें भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 4 दिन का ये कार्यक्रम है, इसमें सब काम छोड़ करके भाइयों बहनों भाग लेना चाहिए कि नहीं भाग लेना चाहिए? ये मौका है, ये समझदारों के लिए इशारा है, ये समझदारों के लिए इशारा है अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर ले। एक घटना आपको सुनाते हैं। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल गई। पहली बार जब लड़की ससुराल जाती है तो कितने दिन तक रहती है? आप लोग याद बताइए। पहली थोड़े दिन रहती है, ज्यादा दिन तक नहीं रहती। साल 2 साल तो नहीं रहती है ना। अब इधर रहने लगी हो तो मुझे नहीं मालूम, पहले तो 10 दिन या 20 दिन, महीने दिन रहती होंगी। तो इतने दिन में घर परिवार के लोगों को जाना जा सकता है क्या? ससुराल के लोगों को अच्छी तरह से जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। लेकिन फिर भी जो उसने जाना समझा ससुराल के लोगों को, उसको लेकर के अपने साथ अपने फिर जब मायके आई तो माँ उसके पास आई पूछने के लिए, बेटी तू मुझे जल्दी से ये बता दे कि तेरी सास कैसी है। मतलब यही माँ की यही चिंता होती है ना कि पता नहीं मेरी बेटी को सास कैसी मिली है, नहीं मिली है। तो तुरंत वो पूछती है, बेटी तू जल्दी बता, बाद में तेरे को पानी पिलाऊंगी, तू ये पहले बता कि तेरी सास, बोलो ना, कैसी मिली है। एक जगह तो हमने पूछा कि तेरी सास कैसी अच्छी थी। एक लड़की बैठी थी, लगा कि जल्दी जल्दी भी शादी हुई है हाल फिलहाल में, वो बोली बहुत खराब है। तो वो तो लड़की बोली अपनी माँ को, माँ मैं तुमको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी सास मिली है, इतनी अच्छी सास मिली है कि मेरे पास अपनी सास की बड़ाई के लिए शब्द नहीं। माँ को तसल्ली। उसके बाद उधर से पिताजी दौड़ करके आए कहने के लिए, बेटी तो अब मेरे लिए भी बता दे कि तेरे ससुर कैसे है? मुझे तुम्हारे ससुर के बारे में जानने की जिज्ञासा है। तो बेटी बोली, पिताजी चिंता मत करो, ससुर भी मुझे बहुत अच्छे, उनके बड़ाई के लिए भी शब्द मेरे पास नहीं है। उसके बाद फिर उधर से सहेलियां, सहेली किसके बारे में पूछेगी बताओ जल्दी साहब लोग, जल्दी बोलो, बोकारों में तो जल्दी समझ ही जाते हैं। तो सहेली ने सब मिल करके पूछा, अब तुम ये भी मुझे बता दो कि तुम्हारे पतिदेव कैसे। तो उसने कहा कि क्या बताऊं, मेरे पतिदेव इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, केवल इशारा करती हूँ और समझ जाते, इशारा करते और समझ जाते, कितने अच्छे हैं मेरे पति। उसकी सहेली सबकी जिज्ञासा बढ़ गई ऐसे पति से मिलने की जो इशारा भी समझते हैं। तो सबने कहा कि अपने पति से मिला दो। भाइयों बहनों, उसने कहा कब मिलना चाहते हैं? अरे कल मिलना चाहते हैं, ऐसे पति से भला इतना देर क्यों करेंगे मिलने के लिए, तुम कल ही बुला लो। तो उसने तुरंत फोन लगाया, उसका पति दूसरे दिन ही आ गया, उसकी सहेलियां आ गई मिलने के लिए। हम अगर बताएंगे ना 7-8 दिन के बाद मिलने के लिए वो आई, तो 7-8 दिन में समय ज्यादा लग जाएगा ना मिलने में, तो ज्यादा देर तक आपको तो बैठाना है ही नहीं। तो कल ही मिलने के लिए वो आ गई। सहेली सब उनसे मिलने लगी, बातचीत करने लगी, बड़ा अच्छा लग रहा था बातचीत सहेलियों का।
और कहते हैं सहेलियों का मन उनसे हटने का नहीं हो रहा था। बातचीत में इतना टाइम निकल गया कि नाश्ते का समय, बोलिए, आ गया। आपका भी सेब बटने वाला था, हमने रोक दिया। भोजन तैयार होगा, आपको मिल जाएगा। नाश्ते का समय आ गया। अब उसकी पत्नी सोचने लगी मैं क्या करूं, इन सहेलियों को कह दूं जाने के लिए कि इनको अलग से कमरे में बैठा कर नाश्ता करें। लेकिन फिर वो सोची मैं अपनी सहेलियों को कह दूंगी जाने के लिए तो नाराज हो जाएंगी, और अलग से कमरे में बैठा के नाश्ता कराऊंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं दोनों काम एक साथ हो जाए, गपशप भी होता रहे और इनका नाश्ता भी हो जाए। भाइयों बहनों, वहीं पर उसको नाश्ता दे दिया। नाश्ते में क्या दिया? पूरी, सब्जी और हलवा। नाश्ता उसका पति देखा, मुंह में पानी आने लगा। भाइयों बहनों, उसने विचार किया कि इसको खाना कैसे। उसने विचार किया पूरी सब्जी को खाना कैसे। उसके मन में विचार आया रोटी होता तो टुकड़े टुकड़े करके खाते, ये पूरी इतना छोटा छोटा है, इसको तोड़ करके खाने की जरूरत क्या। बिना टुकड़ा किए हुए, दो हिस्सा किए हुए, पूरा का पूरा एक पूरी सब्जी रख करके खा गया। एक बात बताइए, ऐसे खाना चाहिए? अब लोगों को अच्छा लगे कोई ऐसे बैठ के खा रहा हो तो वो उसकी पत्नी सोची कि मेरे पति देव को ऐसे खाना नहीं चाहिए था। सहेलियां बैठी हैं, क्या सोचेंगी, इनको खाना भी नहीं आता। तो वो सोचने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, ये खाते खाते मेरी तरफ एक बार देख लें। जो पत्नी उधर किचन में खड़ी थी, रसोई रूम में, सोची खाते खाते एक बार ये मेरी तरफ देख लें तो मैं यहाँ से इशारा कर दूंगी और ये बस, बोलो ना, समझ जाए। तो खाते खाते एक बार देखा अपनी पत्नी की तरफ, तो पत्नी ने वहां से इशारा किया। आप लोग भी समझिएगा, इशारा किया पत्नी ने। ऊपर बैठे इसलिए कि आप लोग सब देख लीजिए ठीक से। तो उसका पति समझा, पत्नी कह रही है एक एक क्या खा रहे हो, दो दो खाओ। अच्छा आप लोग क्या समझे? दो टुकड़ा करके दो करके खाओ। तब आप लोग कितने अच्छे हैं बता। सही में, मतलब लोग कहते हैं इसको कैसे डॉक्टर कहते हो। मतलब पति अगर किसी का डॉक्टर होता है ना तो उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? कोई कहता है इसको कैसे डॉक्टर नहीं कहते, अरे इनको कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने इतनी शक्ति दी, इतना सामर्थ्य दिया, इनको कहना ही पड़ेगा डॉक्टर। पढ़ा लिखा भी लोग दुनिया में मूर्खों, मूर्खों की कोई, भाइयों बहनों, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ा लिखा भी मूर्ख। आपने क्या समझा, एक काम दो करके खाना चाहिए। भाइयों बहनों, वो फिर इशारा समझ गया, एक पूरी के ऊपर दूसरा पूरी रखा, फिर उस पर सब्जी रखा, फिर हलवा भी रख लिया। अब कैसे खाएगा? खाया तो जाए नहीं, या खाया तो जाएगा नहीं, ठूसा जाएगा। तो ठूस ठूस के खाने लगा। पत्नी ने देखा उधर से, अब तो उसको और टेंशन हुआ, ये क्या कर रहे हैं, नाक कटा डाले। हम इतनी बड़ाई किए थे इनका, ये तो गुड़ गोबर कर दिए। उधर वो सहेलियां सब जो थी अंदर अंदर पता नहीं क्या सोच रही थी उसके पति के बारे। लेकिन वो बेचारी पत्नी सोची चलो कोई बात नहीं है, एक बार और ये मेरे तरफ देखें तो मैं इनको इशारा करके समझाऊं। तो वो खाते खाते फिर अपनी पत्नी के तरफ देखा। भाइयों बहनों, तो पत्नी ने इशारा किया तो उसका पति समझा, पत्नी कह रही है ऐसे दो दो मत खाओ, पहले उसको माथे से लगाओ फिर खाओ। भाइयों बहनों, सांसारिक जीवन में जो समय को पहचान लेते हैं, जो इशारा पहचान लेते हैं, जो भगवान का संकेत पहचान लेते हैं, जो अवसर को पहचान लेते हैं, भाइयों बहनों, उसके साथ चले जाते हैं, वही जागृत आत्मा है और वही मानव जीवन धन्य हो जाता है। मानव जीवन को धन्य करने का फिर से एक अवसर आया। कहते हैं ना, न जग को त्यागो न हर को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में रहो यूं जैसे कमल रहता है पानी में।
मौका मिला है भगवान के काम में हाथ बटाने का। नारी सशक्तिकरण वर्ष के इस कार्यक्रम में आप सबकी खूब भागीदारी हो, औरों से भी भागीदारी कराइए। आज शाम में कार्यक्रम होगा, कल सुबह देव पूजन होगा और कल आहुतियां पड़ेंगी, कल